उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। हाँ अब कहो, वो एक कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बोला। फयाज बैठ गया। उसने जेब से रुमाल निकालकर अपना चेहरा साफ करते हुए कहा, तुम्हें हालात का इल्म नहीं है। आसमानी तहरीर, इमरान ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। जाहिर है कि उससे बड़ा वाक़या इन दिनों और कोई नहीं हुआ। तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा ख्याल, फयाज एक तवील सांस लेकर बोला, मेरा ख्याल है कि इस शॉप से सहारा लेकर किसी गिरोह ने विक्टोरिया स्ट्रीट में लूटमार की है। तुम इस तहरीर को शोबदा समझते हो? फिर और क्या समझूं? शोबदा नाम है हाथ की सफाई का। गालिबन इतना तुम भी जानते हो। इमरान ने संजीदगी से कहा, मैं जानता हूँ। क्या वो हाथ की सफाई थी? मेरा मतलब है वो तहरीर और वो हरकत करता हुआ सुर्ख ट्रांसमीटर जिसकी मखसूस किस्म की जुम्बशों के जरिए वो तहरीर आलम वजूद में आई। मगर खैर, उससे छोड़ो। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मदद, मेरी मदद करो। महकमे की सख्त बदनामी हो रही है। उसका असर तुम्हारे वालिद की नेक नियति पर पड़ सकता है। उनकी बदनामी के लिए ही मैं क्या कम हूँ? इमरान ने बुरा सा मुँह बनाया। इस तहरीर के मुतल्लिक तुम्हारा क्या नज़रिया है? असापे इलाही, इमरान ने संजीदगी से कहा, कुर्बे क़यामत की एक निशानी। जब लोग अपनी बीवियों को आज़ाद करके दूसरों की बीवियों पर डोरे डालने लगते हैं तो यही सब कुछ है। क्या तुम आजकल लेफ्टिनेंट यावर की बीवी के चक्कर में नहीं हो? इमरान संजीदगी, मजाक फिर होता रहेगा। मैं बिल्कुल संजीदा हूँ, मगर उससे भी छोड़ो। तुम चाहते हो कि इस तहरीर के मुतल्लिक कुछ मालूम करो। फयाज सिर्फ सर हिला कर रह गया। मालूम हो जाएगा, लेकिन तुम्हें भी मेरा एक काम करना पड़ेगा। बताओ भी तो, फयाज ने आहिस्ता से नरम लहजे में कहा। वैसे इसका दिल तो यही चाह रहा था कि इमरान को मुर्गा बनाकर कम से कम एक मन का वजन इसकी कमर पर रख दे। मुझे एक आदमी की कब्र खोदने का इजाज़तनामा ला दो। क्या मतलब? यार क्यों बोर करते हो? आजकल मैं किसी मजाक से महसूस होने की सलाहियत ही खो बैठा हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा, कतई संजीदा हूँ। किसकी कब्र खोदना चाहते हो? डॉक्टर स्टेपलर की। कौन डॉक्टर स्टेपलर? यूनिवर्सिटी के शोबा साइंस का सदर, जो 2 माह गुजरे कल्बे हरकत बंद हो जाने की वजह से मर गया। तो इसकी कब्र? फयाज पलकें झपकाने लगा। हाँ, वो कब्र ही में दफन किया गया था। तुम्हें इस पर हैरत क्यों है? मुझे बताओ कि तुम इस कब्र को क्यों खोदना चाहते हो? इसकी लाश पर मातम करूँगा। इमरान, तुम फिर बहकने लगे। यार फयाज, मेरा वक्त बर्बाद ना करो। ये काम कर सकते हो तो कर दो, वरना कब्र तो खोदी ही जाएगी। इजाज़त ना मिली तब भी। क्या बक रहे हो तुम? जानते हो इसकी क्या सज़ा होगी? इमरान को सज़ा देने वाला अभी पैदा नहीं हुआ। अगर कभी पैदा भी हुआ तो उसे यतीम खाने में दाखिल करके उसका करियर चौपट कर दिया जाएगा। तुम मुतमईन रहो। फयाज किसी सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा, इजाज़तनामा आसानी से तो नहीं मिलेगा। हमें इसके लिए कोई माकूल जवाब पेश करना पड़ेगा। ये काम हकीकतन बहुत मुश्किल है। इमरान बड़बड़ाया और उसके चेहरे पर भी तफक्कुर के आसार थे। थोड़ी देर खामोशी रही। फिर फयाज ने कहा, तुम दलेरी के शराब खाने में क्या कर रहे थे? आहा, वो। इमरान अहमको की तरह हंस पड़ा और फिर बोला, तुम जानते हो कि मैं आजकल बेरोज़गार हूँ। खर्च इसी तरह चलता है। अब कुछ दिनों के बाद वो मुस्तकिल तौर पर मुझे एक माकूल रकम देने लगेगी। तुम क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो? अगर उसने करीबी थाने में शिकायत कर दी तो बड़ी ज़िल्लत होगी तुम्हारी। अच्छा, अब तुम यहाँ से खिसक जाओ। जिस दिन मुझे नसीहतों की ज़रूरत महसूस हुई, शादी कर लूँगा। डॉक्टर स्टेपलर की कब्र तुम क्यों खोदना चाहते हो? वक्त बर्बाद ना करो। आज रात उसकी कब्र खोद डाल दी जाएगी। मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ मौजूद रहो। मैं ये नहीं कहता कि तुम वहाँ दोस्त ही की हैसियत से आना, बाहैसियत दुश्मन भी आ सकते हो। हथकड़ियाँ लेकर आना, क्योंकि वो एक गैर कानूनी हरकत होगी। क्या तुम इस मामले में संजीदा हो? कतई। बस आज रात को देख लेना, कब्र खोद डाली जाएगी और उसके जिम्मेदार तुम होगे। नहीं, जिम्मेदार तुम ही होगे, इमरान बोला। अगर तुम ही इसकी कब्र खोदते तो फ़ायदा बराह रास्त तुम्हें होता। अब कोई दूसरा ही फ़ायदा उठाने वाला है। मैं समझा। फयाज ने सर हिलाकर बोला, तुम्हें इत्ला मिली है कि आज कोई डॉक्टर स्टेपलर की कब्र खोद डालेगा। समझ गए ना? इमरान ने कहका लगाया। मैं पहले से ही जानता था कि तुम समझ जाओगे। आखिर महकमा सुराग रसानी के ऑफिसर हो। कौन है वो? ये मुझे नहीं मालूम। इमरान सर हिलाकर बोला, इत्ला मिली है।
اس کا یہ مطلب ہے کہ عیسائیوں کے قبرستان کی نگرانی کی جائے۔ ضرور، قطعی یہ بہت ضروری ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ تم ان لوگوں کو پکڑ نہیں سکو گے۔ کیا تم ہمارے ساتھ نہیں ہوگے؟ اگر تم استدعا کرو تو یہ ممکن بھی ہے، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ میں استدعا کرتا ہوں، فیاض ہنسنے لگا۔ سر شام ہی سادہ لباس والے عیسائیوں کے قبرستان کے گرد منڈلانے لگے۔ فیاض اور عمران قبرستان کے اندر چہل قدمی کر رہے تھے۔ یہاں ساری قبریں پختہ تھیں اور کچھ نئی قبریں ابھی زیر تعمیر تھی جن پر اس وقت کام نہیں ہو رہا تھا۔ فیاض چاروں طرف قبروں کے کتبے پڑھتا پھر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے عمران سے کہا، یہاں ڈاکٹر سٹیپلر کی قبر تو نہیں ہے؟ کیوں؟ تم نے یہ کیسے معلوم کر لیا؟ کسی قبر پر بھی اس کا نام دکھائی نہیں دیتا۔ تم بھی رہے وہی گھونگے، ابھی نام کہاں سے لگ جائے گا؟ وہ تو ابھی زیر تعمیر ہے۔ بڑا شاندار مقبرہ بنے گا اس کا، بڑا اونچا سائنسدان تھا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس کی قبر کون سی ہے؟ یہاں تو کئی زیر تعمیر ہیں۔ وہ چونکا، اور بہت بڑا آدمی تھا، اس لیے اس کی قبر سب سے الگ تھلگ بن رکھی ہے، وہاں روسے کی جھاڑیوں کے درمیان۔ ادھر دیکھو، سامنے دور تک روسے کی اونچی اونچی جھاڑیاں بکھری ہوئی تھی اور ان کے اوپر ایک جگہ کسی نامکمل عمارت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ فیاض بڑی تیزی سے اس طرف بڑھا۔ عمران کی آنکھوں میں شرارت آمیز چمک لہرانے لگی، لیکن اس کے ہونٹ بند ہی رہے۔ وہ اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں۔ تقریباً 5 منٹ بعد فیاض واپس آ گیا۔ دیکھو مائی ڈیئر سپر فیاض، عمران نے کہا، اب اپنے آدمیوں کو چھپانے کی کوشش کرو۔ اگر قبر کھودنے والوں میں سے ایک بھی ہمارے ہاتھ آ گیا تو کام بن جائے گا۔ کہاں چھپاؤں؟ تم ہی بتاؤ، بلکہ جو تمہارا دل چاہے کرو، میں تمہیں پورا اختیار دیتا ہوں، فیاض نے کہا۔ عمران نے 15 منٹ کے اندر ہی فیاض کے ساتھیوں کو اکٹھا کیا۔ اب اچھی طرح اندھیرا پھیل گیا تھا اور جھینگروں کی جھائیں جھائیں قبرستان میں مسلط ہوتی جا رہی تھی۔ سردی آج بھی بہت شدید تھی۔ عمران انہیں مخالف سمت کی جھاڑیوں میں لے گیا اور پھر اس کے ساتھ فیاض بھی تھا۔ سامنے والی جھاڑیوں پر نظر رکھنا، عمران کہہ رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ اندھیرے میں تو کام کریں گے نہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان میں سے ایک بھی نکل کر نہ جانے پائے۔ اس کے لیے یہی طریقہ بہتر ہوگا۔ ہم موقع پر ان جھاڑیوں کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے۔ وہ سب اس کی اس تجویز پر متفق ہو گئے۔ تقریباً 10 بجے انہیں آہٹیں سنائی تھی اور سامنے والی جھاڑیوں میں مدھم سی روشنی نظر آئی۔ فیاض نے بڑی گرمجوشی سے عمران کا شانہ دبایا اور اس کی پیٹھ تھپکتا ہوا آہستہ سے بولا، تمہارا خیال غلط نہیں ہوتا، اب اپنے آدمیوں سے کہو۔ عمران نے کہا، سینے کے بل زمین پر رینگتے ہوئے باہر نکلیں اور ان جھاڑیوں کو چاروں طرف سے گھیر لیں، اور پھر اس وقت تک خاموش رہیں جب تک وہ لوگ اپنا کام مکمل نہ کر لیں۔ ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ وہ قبر کیوں کھودنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، فیاض بھرائی ہوئی آواز میں بولا اور اپنے ساتھیوں کو ہدایت دینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ان جھاڑیوں میں عمران اور فیاض کے علاوہ اور کوئی نہ رہ گیا۔ سامنے والی جھاڑیوں میں اب بھی روشنی نظر آ رہی تھی۔ فیاض بڑبڑانے لگا، تم مجھے کبھی پوری بات نہیں بتاتے، اس لیے بعض اوقات مجھے بڑی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ پوچھو میری جان، کیا پوچھنا ہے؟ یہ قبر کیوں کھودی جا رہی ہے؟ ڈاکٹر سٹیپلر کے متعلق تم کیا جانتے ہو؟ عمران نے سوال کیا۔ وہ ایک بڑا سائنسدان تھا، بس اتنا ہی یا کچھ اور بھی؟ میرا مطلب ہے تمہیں اس کی مصروفیات کا علم تھا یا نہیں؟ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ خیر، میں تمہیں بتاتا ہوں، عمران نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ وہ بھی دنیا کے انہی معدود چند سائنسدانوں میں سے تھا جو چاند پر جانے کا خواب دیکھ رہے تھے۔ اسے ایک ایسا راکٹ بنانے کی فکر تھی جو سیدھا پرواز کرنے کی بجائے فضا میں دائیں بائیں اور اوپر نیچے مڑ بھی سکے۔ اچھا، تو پھر آسمانی تحریر، اسے اگر تمہیں کسی انسان ہی کا کارنامہ سمجھتے ہو تو تمہیں یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ کسی پرواز کرنے والی مشین کے ذریعے عالم وجود میں آئی ہوگی۔ ہاں، میں یہی سمجھتا ہوں، فیاض نے کہا، لیکن وہ کوئی ہوائی جہاز نہیں ہو سکتا۔ عمران بولا، کیوں؟ ہوائی جہاز کی پرواز جتنی اونچی بھی ہو سکے، اس کی مناسبت سے ہمارے یہاں سرچ لائٹیں بھی موجود ہیں، لیکن کیا تمہیں یاد نہیں کہ وہ پرواز کرنے والی مشین ہماری سرچ لائٹوں کے دائرۂ عمل سے باہر تھی، یعنی ان کی روشنی اس تک نہیں پہنچ سکتی تھی؟ ہاں، مجھے یاد ہے۔ لہٰذا وہ ہوائی جہاز نہیں ہو سکتا، لیکن راکٹ؟ ہاں، راکٹ۔ فیاض نے ایک طویل سانس لی۔ لیکن ڈاکٹر سٹیپلر کی قبر کیوں کھودی جا رہی ہے؟ اماں کیوں چاٹ رہے ہو میرا دماغ؟ عمران جھنجھلا گیا۔ یہ تو اب دیکھیں گے کہ قبر کیوں کھودی جا رہی ہے۔
थोड़ी देर सब्र करो, अगर मुझे मालूम होता तो ज़रूर बता देता। फयाज खामोश हो गया। उसे भी इसमें बेहतरी नज़र आई। वो मामलात की तह तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। डॉक्टर स्टेपलर कोई मामूली आदमी नहीं था। थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी भी इसके मुतालिक बहुत कुछ जानता था। पिछले साल वो बरतानिया में मुकीम था और इन साइंसदानों के साथ काम कर रहा था जिन्होंने चांद तक पहुंचने का मंसूबा बनाया था। फिर अचानक वो आर्ज़ाए कलम में मुब्तला होकर बरतानिया से वापस आ गया। उसके बाद शायद एक ही हफ्ता जिंदा रहकर मौत की गोद में जा सोया था। उसे मरे हुए आज ठीक 2 महीने हुए थे। फयाज ने इसके मुतालिक अपने जहन को आज़ाद छोड़ दिया था और यादाश्त भरे पसरे वाक़ियात की कड़ियाँ मिलाने लगी। इमरान के ख्याल दिलाने पर वो भी इस आसमानी तहरीर के सिलसिले में किसी रॉकेट ही के इम्कानात पर गौर करने लगा था, मगर इसके जहन में उस सवालिया निशान अब भी बाकी था, यानी इन वाक़ियात और डॉक्टर स्टेपलर की कब्र खोदने से क्या ताल्लुक़ हो सकता है। क्या उसका कोई राज इसकी कब्र ही में मौजूद है। लेकिन इस नुक्ते पर वो ज़्यादा देर तक गौर न कर सका क्योंकि ये ख्याल ही मुज़हिका खेज था। क्या इसका कोई राज इसकी कब्र ही में मौजूद है, लेकिन इस नुक्ते पर वो ज़्यादा देर तक गौर न कर सका। फलां की कब्र खोदी गई और उसमें उसकी लाश की बजाय बंदरिया या बच्चों बरामद हुआ। महकमा सुराग रसानी के लिए लम्हाए फ़िक्रिया और सबसे ज़्यादा सहीन सुराग रसा मामले की तह तक पहुँच गया, यानी वो बंदरिया बिज्जू मरने वाले का दूध शरीक भाई था जो मरने वाले का फेस बदल कर अल्लाह को प्यारा हो गया। कब्र में फरिश्तों ने चेहरे पर हाथ फेरा तो रंगो रोगन गयारी का उड़ा गया और बंदरियाँ ये बज्जू की शक्ल निकल आई और फरिश्ते अपने इस बलंडर पर बहुत खफीफ हुए। फयाज ऐसी ही ऊट पटांग बातें सोचता रहा। हकीकत ये थी कि सर्दी उसकी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी और वो अपने जहन को जिस्म से अलग रखने के लिए ऊट पटांग बातें सोच रहा था। अचानक इमरान ने उसका शाना झंझोड़ कर कहा, चलो अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। चलो, फयाज ने चौंक कर कहा। यूँ नहीं बल्कि इस तरह जैसे दूसरे गए हैं, इमरान ज़मीन पर गिरता हुआ बोला। फयाज ने भी इसकी तकलीद की और वो दोनों सीने के बल आगे की तरफ खिसकने लगे। वो इन झाड़ियों तक 3 मिनट के अंदर ही अंदर पहुंच गए। यहाँ अब भी मध्यम सी रोशनी नजर आ रही थी। वो ज़मीन से चपक गए और झाड़ियों के अंदर से बराबर गड़गड़ाहट की आवाज़ चली आ रही थी। फिर अचानक उसे मालूम हुआ जैसे धड़ उधड़ ईंटें गिरने लगी हों। लेना, इमरान ने नारा लगाया। फयाज के साथी चारों तरफ से अंदर घुस पड़े, मगर दूसरे ही लम्हे इन सब की खोपड़ियाँ हवा से बातें करने लगी। सिरे तामीर कब्र पर एक पुरानी सी लालटीन रोशन थी और उसकी रोशनी में उन्हें एक कुत्ता उछलता कूदता हुआ नजर आ रहा था जिसके जिस्म पर चारों तरफ छोटे छोटे टीन के डब्बे बंधे हुए थे और ये आवाज़ें दरअसल उन्हीं डब्बों की ज़मीन से टकराने की बिना पर पैदा हो रही थी। इसके अलावा वहाँ और कुछ भी नहीं था। ये क्या मुसीबत है, इमरान बड़बड़ाया। फयाज इस कब्र की तरफ देख रहा था जिसकी एक ईंट भी खिसकी हुई नज़र नहीं आ रही थी। इसमें शायद किसी ने हाथ भी नहीं लगाया था। फिर उनकी तवज्जो उसकी तरफ मबसूल हो गई जो अब भी पहले ही की तरह उछले कूदे जा रहा था। उन्होंने इसकी गर्दन में एक रस्सी बंधी हुई देखी जो एक ऐसे 2 शाखे तने वाले दरख्त के दरमियान गुजर कर दूसरी तरफ निकल गई थी जिससे कुत्ते का जिस्म इन डब्बों समेत दूसरी तरफ नहीं निकल सकता था। यही वजह थी कुत्ता अब भी इस जगह मौजूद था, वरना वो इसी सिमत निकल गया होता जिधर गले में पड़ी हुई रस्सी का रुख था। चलो उधर चलो। अचानक इमरान ने कुत्ते की रस्सी के साथ दौड़ना शुरू कर दिया। दूसरे ने भी उसका साथ दिया और रस्सी पर टॉर्च की रोशनी पड़ रही थी और सरपट दौड़ते चले जा रहे थे। एक जगह उसका दूसरा सिरा एक दरख्त के तने से बंधा हुआ आया और साथ ही फयाज के हलक से अजीब सी आवाज़ निकली। उसकी टॉर्च की रोशनी का दायरा एक टूटी फूटी सी कब्र पर जम गया। इमरान भी रुककर इधर उधर देखने लगा। उसका संदूक खुला पड़ा था, शायद उसे गड़े से निकालकर बाहर पड़ा रहने दिया गया था। चोट हो गई प्यारे, इमरान बड़बड़ाया। हम धोखा खा गए। स्टेपलर की कब्र दरअसल यही थी। फिर वो बड़ी तेज़ी से लाश वाले संदूक की तरफ बढ़ा। हाय, लाश भी गायब, फयाज ने उसे कहते सुना। हकीकतन लाश संदूक में नहीं थी। वो औजार भी करीब ही पड़े हुए मिले जिनकी मदद से कब्र खोदी गई। वो काफ़ी देर तक लाश ढूंढते रहे मगर कामयाबी नहीं हुई। आखिर फयाज ने झुलाए हुए लहजे में कहा, तुमने मुझे धोखे में रखा, मैं खुद भी धोखे में ही हूँ। सोबर फिराज, तुम बकवास करते हो। फयाज का गुस्सा तेज हो रहा था। ज़रा तमीज़ से, इमरान कुराया। तुम ये भूल रहे हो कि यहाँ तुम्हारे कुछ मातहत भी मौजूद हैं। फयाज खामोश हो गया। बहरहाल वो वहाँ से बेनीलो मराम वापस आए।
फयाज ने अपने साथियों को रुखसत कर दिया और वो दोनों एक कैफ़े में आ बैठे। फयाज का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। इमरान, खैरियत उसी में है कि हकीकत ज़ाहिर कर दो वरना खसारे में रहोगे, इसने इमरान को घूरते हुए कहा और कह चकने के बाद भी घूरता रहा। यार तुम बड़े एहसान फरामोश हो, इतनी देर तुम्हारे साथ झक मारता रहा और मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता और ना इस पर यकीन करने को तैयार हूँ कि तुम इसकी कब्र के मुतल्लिक धोखे में थे। क्यों यकीन क्यों नहीं करोगे? तुमने जिस कब्र की तरफ इशारा किया था, इस कब्र पर उन्होंने अपना जाल क्यों फैलाया था? हाँ, अब ये तुम मुझसे पूछ रहे हो। अपनी हमाकत को इल्ज़ाम ना दो कि इतने आदमियों की भीड़ लेकर सरे शाम ही वहाँ पहुँच गए थे। हो सकता है कि वो लोग पहले ही से ताड़ में गए हों और उन्होंने ये भी देख लिया हो कि किसी कब्र के मुतल्लिक गलतफहमी में मुब्तला हैं। यार ज़रा खोपड़ी इस्तेमाल करो सुपर फयाज, तुम मुझे मुतमईन नहीं कर सकते। कोई मैंने मुतमईन करने का ठेका ले रखा है? जहन्नम में जाओ तुम, इमरान चिल्ला कर बोला। इससे काम ना चलेगा, मैं इस वक्त तुम्हारी हथकड़ियाँ लगा सकता हूँ। फयाज कुराया। राजा हो शहर के, इमरान बेबसी से बोला। फयाज उसे बदस्तूर घूरता रहा। वो सोच रहा था कि इमरान यकीनन कोई चाल चल रहा है, मगर इस चाल तक पहुंचना कम से कम फयाज के जहन की बस का रोग नहीं। वो ये भी जानता था कि इमरान उसे कुछ ना बताएगा, खवा वो उसे फांसी पर ही क्यों ना लटका दे। इमरान ने बैरे को तलब करके चाय के लिए कहा और खुद ऊँघने लगा। पता नहीं फयाज को पड़ता चिढ़ाना चाहता था या सचमुच उसे नींद आ रही थी। फयाज वैसे ही भरा बैठा रहा। थोड़ी देर बाद इमरान ने चौंक कर कहा, एक तदबीर समझ आ रही है, इस वाक़या को अखबारात में अशात के लिए दे दो, तुम्हारा नाम नहीं होगा और काम भी चल जाएगा। मैं समझ गया, फयाज कुराया। इस वक्त तुमने मुझे धोखे में रखकर अपना उल्लू सीधा किया है, वो तो अब भी टेढ़ा है सुपर फयाज। वैसे इस वाक़या की पब्लिसिटी से तुम काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हो। कोई ना कोई तुम्हें ये ज़रूर बताएगा कि डॉक्टर स्टेपलर की लाश क्यों चुराई गई। अच्छा, फयाज उसे तेज़ नज़रों से देखता हुआ बोला। उससे क्या फ़ायदा होगा? बस इस आसमानी तहरीर से स्टेपलर की लाश की कड़ियाँ मिल जाएंगी। किस तरह वो भी तो बताओ, मुझे मालूम होता तो मैं तुम्हारी झड़पियाँ क्यों सुनता, इमरान ने मसमसी सी सूरत बनाकर कहा। फयाज समझ गया कि वो इस सिलसिले में बहुत कुछ जानता है, लेकिन अभी बताना नहीं चाहता। बारहा ऐसा हुआ था और फिर इमरान उसकी दानिस्त में एक गैर सरकारी आदमी था, लिहाजा वो कामयाबी के करीब पहुंचकर किसी सरकारी आदमी का सहारा ज़रूर तलाश करेगा, और वो सरकारी आदमी खुद फयाज के अलावा और कौन हो सकता है। लिहाजा फयाज ने सोचा कि उससे अपना मुंह ठीक कर लेना चाहिए। उससे पहले भी इमरान कई बार कामयाबी का सहरा उसके सर बांध चुका था। अच्छा चलो, फिर मैं इसकी पब्लिसिटी करा दूंगा, फिर क्या होगा? जो कुछ भी होगा बहुत जल्द देख लोगे। चाय पियो, इमरान ने बड़बड़ाया। जूलिया ना फिट्स वाटर तो बहुत थक गई थी। स्लीपिंग सूट पहनकर उसने एक तवील अंगड़ाई ली और छोटी मेज़ मसहरी के करीब सरका कर उस पर फ़ोन रख दिया। सीक्रेट सर्विस के 8 अफराद हमेशा अपने सिरहाने फ़ोन रख कर सोया करते थे। पता नहीं कब उनकी पुरअसरार ऑफिसर X2 की कॉल आ जाए, जो ना सोना जानता है और ना आराम करना। जूलिया मसहरी पर लेट गई और लेटते ही जहन पर गौनूदगी का गुबार छा गया, लेकिन वो कच्ची ही नींद में थी कि फ़ोन की घंटी बज उठी। घंटी की आवाज़ इस वक्त इससे इतनी गिरा गुजरी कि उसका चेहरा काफ़ी हद तक मुज़िका खेस नजर आने लगा, लेकिन हाथ किसी मशीन की तरह रिसीवर पर जा पड़े। यस सर। ओहो, अब तो तुम्हें मेरी आवाज़ भी पहचानने लगी हो। यस सर। क्यों, क्या रहा? आपकी हिदायत के मुताबिक कब्र खोदी गई, लेकिन आपको ये सुनकर हैरत होगी कि ताबूत लाश की बजाय पत्थर भरे हुए थे। मुझे बिल्कुल हैरत नहीं हुई जूलियाना फिट्सवाटर। अगर मुझे यकीन होता कि लाश कब्र में मौजूद है तो मैं कभी उसे खोद निकालने की ज़हमत ना देता। क्या आप मुझे कुछ पूछने की इजाज़त देंगे? पूछो, अगर मुनासिब समझूंगा तो जवाब ज़रूर मिलेगा। ये किस्सा वॉल्टन की लाश से शुरू हुआ था। डॉक्टर स्टेपलर की कब्र से इसका क्या ताल्लुक? ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। तुम लोग बहुत जल्द एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दोगे, मुझे यकीन है, लेकिन कैप्टन खावर को भी जाफरी ही की तरह रोपोश हो जाना चाहिए। आपसे बराह रास्त हिदायत देंगे या मैं मुतल्ला कर दूँ? जूलिया ने पूछा। मैं उसे मुतल्ला कर दूँगा, लेकिन तुम लोग ना सिर्फ उसे बल्कि जाफरी को भी नज़र में रखोगे। बहुत बेहतर। एक बात और, कब्रिस्तान में पुलिस मौजूद थी। हम समझते थे शायद हमें मुजरिमों को धोखा देना है। हमने दर हकीकत मुजरिमों को धोखा दिया है।
X2 بولا, اب وہ ہمیں 100% کسی دوسری پارٹی کے بدماش سمجھنے لگیں گے. پہلے بھی سمجھتے تھے, اب یقین آ جائے گا. خیر ہاں تو بس کل کا اخبار ہی دیکھ کر تم حالات کا اندازہ کر لو گی. کیپٹن فیاض کے ساتھ وہ لفنگا عمران بھی موجود تھا. آپ اسے جانتے ہی ہوں گے. ہاں میں اسے جانتا ہوں, ہے کام کا آدمی, لیکن اتنا بھی نہیں کہ X2 کے کسی کام میں رکھنا اندازی کر سکے. دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا اور جولیا بھی ریسیور رکھ کر دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی. اخبارات میں 2 خبریں بڑی اہم تھیں. پہلی خبر یہ تو تھی کہ قریبی شہر شاداب نگر میں بھی آسمان پر سرخ تحریر دیکھی گئی, اور اس کے بعد وہاں کا ایک محلہ دھوئیں کے بادلوں میں گھر گیا, اور پھر وہی سب کچھ ہوا جو کچھ پہلے یہاں ہو چکا تھا. افراتفری کے دوران کروڑوں روپے لٹ گئے. چونکہ اس سے پہلے ایک جگہ اس قسم کا واقعہ پیش آ چکا تھا, اس لیے آسمان پر تحریر نمودار ہوتے ہی فوج طلب کر لی گئی تھی. اس نے مذکورہ محلے کا محاصرہ کر لیا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی جو کچھ ہونا تھا ہو گیا. جہاں ایک اخبار نے خیال ظاہر کیا کہ اگر فوجیوں کے پاس گیس ماسک بھی ہوتے تو شاید لوگوں کا مال و اسباب محفوظ رہتا. دھوئیں کی کثرت فوجیوں کو محلے کے اندر گھسنے کا موقع ہی نہیں دیا. دوسری خبر ڈاکٹر سٹیپلر کی قبر کے متعلق تھی. پولیس کا خیال تھا کہ اس کی لاش وہاں سے نکال کر کسی دوسری جگہ منتقل کی گئی ہے, لیکن اس کا مقصد کوئی نہیں جانتا. لاش وہاں سے کیوں ہٹائی گئی, یہ ایک راز ہے. محکمہ سراغ رسانی کے سپریڈنٹ فیاض کو باوثوق ذرائع سے اس کا علم قبل اس وقت ہو گیا تھا, لیکن وہ ایک دوسری ہی قبر کو ڈاکٹر سٹیپلر کی قبر سمجھ بیٹھے. نتیجہ یہ ہوا کہ 2 نامعلوم آدمی سٹیپلر کی لاش لے جانے میں کامیاب ہو گئے. خبر میں وہ طریقہ بھی درج تھا جو مجرموں نے محکمہ سراغ رسانی کے آدمیوں کو دھوکہ دینے کے لیے اختیار کیا تھا. عمران نے یہ خبریں مارننگ نیوز میں پڑھی. وہ اس وقت دلیری کے شراب خانے میں موجود تھا. دلیری ابھی کاؤنٹر پر نہیں آئی تھی. وہ زیادہ تر اسی وقت آیا کرتی تھی جب گاہکوں کے آنے کا وقت ہوتا تھا. اس کی عدم موجودگی میں شراب خانے کا واحد بیرا بار بیٹی کے فرائض انجام بھی دیتا تھا اور گاہکوں کی میز پر شراب بھی پہنچا دیتا تھا. ابھی صبح ہی تھی اور عمران کے علاوہ شراب خانے میں اور کوئی نہیں تھا. بیرا مسکراتا ہوا اس کی طرف بڑھا. صاحب کیوں خام خواہ پریشان کرتے ہو, اس نے کہا. ہائیں, عمران آنکھیں پھاڑ کر بولا. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کبھی تمہیں پریشان کیا تھا. مجھے, میرا مطلب ہے میم صاحب کو. میم صاحب, عمران ایک طویل سانس لے کر کہا. چند لمحے بڑی حسرت سے بہرے کو دیکھتا رہا, پھر آہستہ سے بولا. بیٹھ جاؤ. بیٹھو, تکلف کی ضرورت نہیں, یہاں میرے علاوہ اور کوئی ہے. بہرا اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا. عمران اسے چند لمحے دیکھنے کے بعد بولا. کیا تم نے کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ محبت؟ بہرا منہ دبا کر ہنسنے لگا. نہیں کی, عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا, ورنہ اس طرح ہنسنے کی بجائے پھوٹ پھوٹ کر روتے. بہرا بدستور ہنستا رہا. آخر عمران نے کہا. مجھے تمہاری میم صاحب سے محبت ہو گئی ہے. کیا؟ دفتن بہرا سنجیدہ ہو کر اتنے زور سے اچھل کر کرسی سے الٹ گئی. وہ اس طرح آنکھیں پھاڑے عمران کو دیکھ رہا تھا جیسے عمران نے اسے قیامت کی آمد کی اطلاع دیتی ہو. کرسی سیدھی کرو, عمران نے دردناک لہجے میں کہا, ورنہ دلیری ڈارلنگ تمہیں کچا چبا جائے گی. بہرے نے چپ چاپ کرسی سیدھی کی اور کاؤنٹر کے پیچھے چلا گیا. وہ متحیر ہونے میں قطعی حق کے بجانب تھا. وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عمران جیسا کوئی بانکا سچیلا نوجوان دلیری جیسی سیاہ فام بھوڑیا پہ عاشق بھی ہو سکتا ہے. عمران پھر اخبار پڑھنے میں مشغول ہو گیا. بہرا تھوڑی دیر کھڑا کچھ سوچتا رہا, پھر کاؤنٹر کے پیچھے سے نکل کر دوبارہ عمران کے قریب آیا. مگر صاحب, اس نے پوچھا, آپ میم صاحب کے دھندے میں کیوں گھپلا کرتے ہیں؟ ہائے, تم نہیں سمجھ سکتے. عمران نے سینے پر ہاتھ مار کر شیر پڑا. محبت معنی و الفاظ میں لائی نہیں جاتی. یہ وہ نازک حقیقت ہے کہ سمجھائی نہیں جاتی. میں دلیری کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اور تم لوگ کچھ کا کچھ سمجھ بیٹھتے ہو. حماقت میری ہے. جب معنی و الفاظ میں لائی ہی نہیں جا سکتی تو پھر میں سمجھانے کی کوشش کیوں کرتا ہوں؟ ویسے کیا تم لاشعور کی نفسیات سے واقف ہو؟ بہرے نے نفی میں سر ہلایا. تب پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ تم نے فرائیڈ کو نہیں پڑھا. میں پڑھا لکھا نہیں ہوں جناب, پڑھے لکھے نہیں ہوں جناب, تب بھی تمہیں فرائیڈ کو ضرور پڑھنا چاہیے. خیر اب پڑھ لو. ہاں تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ فرائی پان. ہاں تو فرائی پان میں ایک انڈا توڑ کر ڈالو, تھوڑی سی امرود کی جیلی, 2 قطلے اناناس کے مربع, دانہ الائچی اور خوردہ فائدہ. اچانک دلیری نا وقت شراب خانے میں آ گئی. عمران کو بیٹھا دیکھ کر اس کی بھویں تن گئی. میں آج آخری فیصلہ کرنے آیا ہوں. کائسا پھسلا. دلیری دہاڑی.
चीखो मत वरना पास पड़ोस वाले भी इस रात से आगाह हो जाएंगे। तुम साला हमारा मिट्टी खराब कर देगा। दलेरी डार्लिंग, इमरान ने आहिस्ता से कहा और उसकी आंखों से शराब उबलने लगी। क्या? दलेरी की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। बहरे को बाहर भेज दो, फिर मैं बताऊंगा, इमरान ने बड़े दर्दनाक लहजे में कहा। दलेरी जो अब काफ़ी संजीदा और पुरसकून नजर आने लगी थी, खनखनों से बैरे की तरफ देखने लगी। बैरा काउंटर के पीछे लगी हुई बोतलों में झाड़न फेरने लगा। या फिर मेरे साथ चलो, इमरान ने दूसरी तजवीज़ पेश की। अब उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। दलेरी कुछ कहे बगैर अपनी नशिस्त के कमरे में चली गई। इमरान भी आगे बढ़ा। दोनों आगे पीछे कमरे में दाखिल हुए। दलेरी इमरान की तरफ मुड़ी। वो इस वक्त और ज़्यादा करहुल मंजिर मालूम होने लगी थी। मोटे मोटे होंठ खफीफ से खुल गए थे। आंखें पहले से भी ज़्यादा धुंधला गई थी। क्या बोलते छोकरे, उसने हांफते हुए कहा। बस एक बार मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दो, उसके बाद मैं खुद ही अपना गला घोंट कर मर जाऊंगा। वो खड़ी पलकें झपका रही थी। मुस्कुरा दो, इमरान फिर घिसघिसाया। दलेरी ने बेइख्तियार दांत निकाल दिए और इमरान फर्श पर गिरकर लौटने लगा। वो दलेरी बौखला गई। चलो यहाँ से, उठो उठो, वो उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई बोली। नहीं, मुझे यहीं मर जाने दो। क्या करता बाबा? दलेरी अजीब सी हंसी के साथ बोली। मैं यहीं मर जाऊंगा, वरना मुझे अपने घर ले चलो। तुम पागल है, बिल्कुल पागल। पहले धंधा खराब करता था, अब ये ना वो। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। हट इधर छोकरे। वो इमरान को परे झटक कर शर्मा गई। इमरान और ज़्यादा जोर शोर के साथ सीना कोवी करने लगा। तुम क्यों पीछे पड़े हो? दलेरी ने अंग्रेज़ी में कहा। दिल से मजबूर हूँ। इमरान भी कुछ और भी कहता, अंदाज से ये भी मालूम हो रहा था, मगर ठीक उसी वक्त वेटर भुखलाया हुआ अंदर आया। मीम साहब, गिटियाली, उसने हाँफते हुए कहा और उल्टे पाँव वापस चला गया। गिटियाली? दलेरी ने फटी फटी सी आवाज़ में दोहराया और इमरान को झंझोड़ती हुई बोली, भागो। इमरान अभी फर्श से उठ ही नहीं पाया था कि भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी और दूसरे ही लम्हे एक लहीम शहीम और स्याहफाम आदमी कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखें बड़ी खौफनाक थी, सुर्ख सुर्ख अंगारों की तरह दहकती हुई। ये क्या हो रहा है? वो पानी से भरे हुए बादल की तरह गरजा। दलेरी तो एक गोशे में मुंह डालकर पूरी तरह कांपने लगी, लेकिन इमरान अहमकों की तरह इधर उधर देखता रहा, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे इस सवाल का उसकी ज़ात से कोई ताल्लुक ही ना हो। ये कौन है? दलेरी आने वाला फिर दौड़ा। वो अंग्रेज़ी ही में गुफ्तगू कर रहा था। मैं नहीं जानती। तुम कौन हो? उसने इमरान को मुखातिब किया। मैं आशिक हूँ, इमरान ने लापरवाही से कहा। अच्छा, तो तुम दलेरी की दौलत हथियाने की फिक्र में हो? दलेरी उसकी तरफ मुड़ी, लेकिन उसके चेहरे की स्याही में हल्की सी पिलाहट भी नजर आने लगी। अपने सैंडल उतार दो, नो वारिद घुराया और उसके सर पर मारती हुई उससे बाहर सड़क तक ले जाओ। चलो ठहरो, इमरान दोनों हाथ उठाकर चीखा। पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारा नाम गिटियाली क्यों है? क्या मतलब? नो वारिद धाड़ा। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे तनोतोश पर यह नाम बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे किसी हाथी पर छिपकली कह दिया जाए। तुम्हारा नाम तो डम्बास्टर होना चाहिए था। मजाक उड़ाता है मेरा? गिटियाली घूंसा तान कर इमरान की तरफ झपटा। इमरान हकीकतन चाहता यही था कि वो किसी तरह दरवाजे के सामने से हट जाए, क्योंकि इस वक्त वही एक दरवाज़ा खुला हुआ था। इमरान ने उसका वार खाली देकर अपनी टांग लगाई और वो वहीं किसी तनावर दरख्त की तरह ढेर हो गया। अकेले नहीं बल्कि एक कुर्सी भी अपने साथ लेता चला गया, जिसके टूटने की आवाज़ कमरे में गूंज कर रह गई। दूसरे ही लम्हा इमरान न सिर्फ इस कमरे बल्कि शराब खाने से बाहर था। जूलियाना फिट्जवाटर ने टेलीफोन का रिसीवर उठाकर सीक्रेट सर्विस के एक रुकन मिस्टर तनवीर के नंबर डायल किए। हेलो तनवीर, उसने कहा। दलेरी के शराब खाने में एक आदमी गिटियाली नामी मौजूद है, उसका ताकुब करो। X2 का हुक्म है। उसे इन दिनों इस आदमी की तलाश थी। ये एक लंबा तड़ंगा और स्याहफाम आदमी था, आंखें सुर्ख हैं। अभी कुछ देर कबल उसकी पेशानी पर सख्त चोट आई है। तवक्को है कि सरपट्टी भी बंधी हुई मिलेगी। जूलिया, मौसम बड़ा खुशगवार है। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। क्या बक रहे हो? तुमने नहीं सुना? ये X2 का हुक्म है। जूलिया, ये इश्क 2 का मौसम है। खुदा गारत करे X2 को। उसने हमें मशीनें बना कर रख दिया, पता नहीं खुद किस धात का बना हुआ है। अच्छा जूलिया, मैं जा रहा हूँ, मगर क्या? आज रात का खाना तुम्हारे साथ खाऊंगी।
जूलिया ने जुमला पूरा करते हुए कहा, जल्दी करो, अगर वो दलेरी के शराब खाने से रुखसत हो गया तो X2 बहुत बुरी तरह पेश आएगा। अच्छा, तनवीर ने नाखुशगवार लहजे में कहा और जूलिया ने सिलसिला मुनक़ता कर दिया और वो इस वक्त बाहर जाना चाहती थी, मगर उसे तनवीर की रिपोर्ट का इंतज़ार करना था। वो जानती थी कि X2 की मर्ज़ी के मुताबिक काम ना करने की सज़ा क्या हो सकती है। उसे ऐसे बेहतरे मौके याद थे जब X2 ने अपने मातहतों को सज़ाएं दी थी। इन दोनों का आखिरी वाक़या सार्जेंट नाशाद का था। नाशाद एक मुशर्रफ शायर भी था, हर वक्त मस्त रहने वाला, पीता भी बहुत बुरी तरह था, लेकिन कुछ उस पर मुनहसिर नहीं था। X2 का हुक्म था कि उसके मातहत कभी ऐसी सूरत में किसी पब्लिक मकाम पर शराब ना पिएं जब उनके साथ औरतें भी हो। नाशाद ने उसके हुक्म की परवाह न करके एक रात एक मकामी शराब खाने में 2 बाजारी औरतों के साथ शराब पीकर खासी हड़बुंग मचाई। वो इतना पी गया था कि उसे किसी बात का होश ही ना रहा था। दूसरी सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को शहर के एक फुटपाथ पर पड़ा पाया। इसके गिर्द काफ़ी भीड़ मौजूद थी और लोग बेतहाशा कहके लगा रहे थे। वो उठा और बदहवासी में एक तरफ चल पड़ा। राह में जो भी उसे देखता हंसता रह जाता। इस असना में एक बार इसका हाथ चेहरे पर किया और उसका सारा जिस्म झुनझुना उठा। उसकी घनी मूछें गायब थी। फिर गालों पर चिपचिपाहट सी महसूस हुई और उसके साथ ही उसे इस अजीब सी बदबू का भी एहसास हुआ जो पहले भी महसूस होती रही थी, लेकिन उसने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी थी। ये बदबू कुलतार की थी। अब जो उसने हाथ की तरफ देखा तो उंगलियों में कुलतार भरा हुआ नजर आया। बस फिर क्या था, उसने बदहवासी में घर की तरफ सरपट दौड़ना शुरू कर दिया। फिर ये बात आईने ही ने उसे बताई कि उसके सारे चेहरे पर कुलतार का खासा मौजूद है और बेहतरीन किस्म की चढ़ी हुई मूछें गायब हैं। जेब से एक पर्चा बरामद हुआ जिस पर टाइप के हरूफ में दर्ज था, दूसरी गलती पर इससे ज़्यादा सख्त सजा दूंगा, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखोगे। और नीचे तहरीर था, X2। Like, comment, share, press the bell icon